नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर के झगड़े या यूं कहूं सास बहू के झगड़े सिर्फ घरों पर नहीं, इस देश की राजनीति पर बड़े भारी पड़े। मिसाल के तौर पर अगर इंदिरा गांधी अपनी बहू यानी संजय गांधी की वाइफ पत्नी मेनका गांधी को घर से ना निकालती, झगड़ा ना होता, तो हो सकता है कि आज कांग्रेस की जो कमान है वो राहुल गांधी की जगह वरुण गांधी के हाथ में होती। वरुण गांधी हो सकता है लीड कर रहे होते अगर मेनका गांधी को घर से ना निकाला होता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त। अगर आप बंगाल देखें तो ममता बनर्जी जो हैं टाइग्रेस ऑफ बंगाल, इनकी भी अपनी बहू से टेंशन है। बहू मतलब ममता बनर्जी के सगे भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी बनती नहीं बहू से। और उसका असर यह है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति जो है बंगाल की, उसमें अभिषेक और ममता बनर्जी भतीजे और बुआ में ताल्लुकात ना के बराबर है। टेंशन है, आग लगी हुई है। हो सकता है उसके पीछे बीजेपी का भी खेल हो। अगर आप उत्तर प्रदेश आते हैं तो वहां भी भतीजे और बुआ में तलवारें खिंची हुई हैं। हंगामा है यूपी की सियासत में। अब दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एक सुंदर सी लड़की, सुंदर सी युवती, या यूं कहूँ एक सुंदर सी बेटी की, ये जो दुल्हन की तरह सजी हुई है, इस बेटी का नाम है प्रज्ञा सिद्धार्थ। और प्रज्ञा सिद्धार्थ जो है वो लंदन से डॉक्टरी कर रही थी। और वहीं लंदन में मायावती के सगे भतीजे, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती, बसपा सुप्रीमो, उनके सगे भतीजे आकाश आनंद भी पढ़ रहे थे, एमबीए कर रहे थे इंग्लैंड से, लंदन से। और वहीं पर इन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों ही स्मार्ट हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब मुलाकात होती है और नज़दीकियां बढ़ती हैं तो मायावती शादी की इजाज़त तो दे देती हैं और यूँ कहें शादी करवा भी देती हैं। लेकिन प्रज्ञा जब घर आती हैं तो बहन जी की, मायावती की टेंशन बढ़ने लगती है। और टेंशन सिर्फ प्रज्ञा से ही नहीं है। प्रज्ञा के जो फादर हैं, जो राजनीति में थे, बसपा में थे, सांसद थे, अशोक सिद्धार्थ, वो भी डॉक्टर हैं, उनसे भी मायावती को तकलीफ, परेशानी होने लगी। और ये परेशानी, ये चिढ़ इतनी बड़ी कि बहन जी ने, मायावती ने सगे भतीजे का ही आज हिसाब कर दिया। आप यूं कह सकते हैं कि पहले तो छुट्टी कर दी, जो ओहदे दिए थे, जो जिम्मेदारियां दी थी, और उसके बाद पार्टी से ही निकाल दिया, घर से, पार्टी से ही निकाल दिया आकाश को, बहू को, मायावती ने। बीएसपी की मुखिया मायावती ने फैसला लेते हुए आकाश आनंद को बीएसपी से बाहर कर दिया है। शासन की परंपरा निभाते हुए आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया है। बीएसपी से निष्कासित कर दिए गए आकाश आनंद। अब दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मायावती ने कुछ समय पहले कहा था कि उनके उत्तराधिकारी, उनके सक्सेसर अगर कोई होंगे तो आकाश आनंद ही होंगे। और यही नहीं कहा, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट बहुजन समाज पार्टी में। और आकाश आनंद जो हैं वो एक चेहरा बन गए पार्टी के। आकाश आनंद ज़बरदस्त रैलियां करने लगे, भीड़ उनको फॉलो करने लगी। और आप कह सकते हैं कि कुछ लोग ये कहने लगे कि साहब, ये जो लंदन से पढ़ के लड़का आया है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है और ज़बरदस्त भाषण देता है, ये तो जूनियर अंबेडकर है, ही इज जूनियर अंबेडकर। लेकिन घर में कुछ दूसरी कहानी भी चल रही थी। मैंने कहा ना, इंदिरा गांधी, मेनका गांधी टाइप कहानी चल रही थी। और वो कहानी, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई प्रज्ञा से भी प्रॉब्लम और प्रज्ञा के फादर से भी प्रॉब्लम। अब जानकारों से मैंने बात करी लखनऊ में, उनका ये कहना है कि साहब, बहन जी, मायावती को ये लगता था, या मायावती के इर्द गिर्द जो उनके आली मुआली थे, जो उनके सहयोगी थे, उनको ऐसा लगता था कि भाई ये जो आकाश आनंद के ससुर साहब हैं, फादर इन लॉ, प्रज्ञा के जो फादर हैं, ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, दखल कर रहे हैं। एक पावर सेंटर इमर्ज हो रहा है। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती हैं और दूसरी तरफ आकाश आनंद हैं, जिनके पीछे अशोक सिद्धार्थ खड़े हैं, उनके ससुर, और फिर बहू खड़ी हुई हैं, दोनों डॉक्टर। तो दो डॉक्टरों के बीच में उनको लगा कि कहीं भाई भतीजा हमारा फंसता चला जा रहा है। और एक शक हुआ मायावती को, हालांकि शक करती हैं ऐसा लोग कहते हैं, उनको ऐसा लगा कि ये जो
अशोक सिद्धार्थ हैं, प्रज्ञा सिद्धार्थ हैं, ये जो पावर सेंटर इमर्ज हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी में कहीं टूट ना हो जाए, बहुजन समाज पार्टी में कहीं दो सेंटर ना बन जाए, दो फाड़ ना हो जाए। और फिर वही हुआ, सबसे पहले जो अशोक सिद्धार्थ साहब थे, जो राज्यसभा के सांसद थे, मायावती के बड़े क्लोज थे, पहले तो उनका हिसाब कर दिया, उनको निकाल दिया, और फिर भतीजे से कहा कि अब आप नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे। और उसके बाद जब ये झगड़ा बढ़ा, अब टेंशन तो बहुत से थी, तो मायावती ने आज आकाश आनंद का भी फाइनल हिसाब कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। अब दोस्तों, कहानी सिर्फ सास बहू साजिश की नहीं है, कहानी में एक और किरदार भी है, ये सब। अब आप कहेंगे कि दीपक जी, ये अमित शाह को आप कहाँ लिया इस कहानी में? अमित शाह का भी रोल है, मोदी का भी रोल है, और उसकी वजह ये कि इस स्टोरी का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि मैंने आपसे कहा था कि आकाश आनंद को लोग काडर, अंबेडकराइट्स, जूनियर अंबेडकर मानते हैं। उसकी वजह फर्राटेदार अंग्रेजी, इंटेलिजेंस, इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर, पार्टी को संभालना, खुलकर बात करना और तेजाबी भाषण देना। ऐसे भाषण देना जो कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी के छाती पर चोट करते थे। सुनिए जरा, एक ट्रेलर देखिए आप आकाश आनंद का, आपको एहसास होगा कि क्या फॉलोइंग होगी इस लड़के की। फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अब दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा, अंदर की कहानी है। दरअसल जब आकाश आनंद इस तरह का भाषण देने लगे तो दलित जो है उनकी तरफ खिंचा चला आ रहा था, और उत्तर प्रदेश के जिले जिले वो जा रहे थे, रैली कर रहे थे, भीड़ बढ़ रही थी। और भाषण भी, जैसे मैंने कहा, बड़े तेजाबी क्रांतिकारी भाषण थे। दलितों को कहीं ना कहीं जगा रहे थे, उनकी जगा रहे थे, कहीं ना कहीं दलितों की जो दिल की आग है वो जगा रहे थे। ऐसे में अमित शाह को लगा कि ऐसा ना हो जाए कि ये जो 20-21% दलितों का वोट बैंक है, ये कहीं मायावती को अगर सारा का सारा एक मुश्त चला गया तो फिर बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा। तो अब ऐसा लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर गया बहन जी पर, प्रेशर गया दिल्ली से, और अचानक बहन जी ने मिस्टर आकाश आनंद को किनारे कर दिया बीच रैली में। नेशनल कोऑर्डिनेटर वो उनको बनाया गया था, उनको हटा दिया, कई जिम्मेदारियों से हटा दिया। इसका असर यह हुआ कि आकाश आनंद ने जिन दलितों को जगाया था, जागृति पैदा की थी, वो मायूस होकर मायावती को छोड़कर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ चले गए, चाहे वो संविधान के नाम पर हो, चाहे पीडीए के नाम पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो कैटलिस्ट थे वो आकाश आनंद थे। उनकी वजह से एक बड़ा शिफ्ट दलितों का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, वो जो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और उसका नतीजा मालूम है, बीजेपी की हालत खराब हो गई, बीजेपी ढेर हो गई उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी छा गए, क्योंकि दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़े एक साथ चले गए इंडिया लाइंस में, और नतीजे आपको पता है। अब सवाल सिर्फ तेजाबी भाषण का ही नहीं है, आकाश आनंद में एक ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी भी है, और इस लीडरशिप क्वालिटी के चलते वो एकदम खुलकर काडर से, कार्यकर्ताओं से, दलितों से बात करते थे। ऐसी बातें करते थे जो शायद कोई और नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई नेता हो, तेजस्वी हो या कोई हो, या मोदी हो, शाह हो, इतनी खुलकर बात वोटर से, कार्यकर्ता से, सपोर्टर से शायद ही कोई करता हो जिस तरह से ये बात करते थे। और वो भी दलितों को अच्छी लगने लगी, रास आने लगी। इसीलिए मैंने कहा जूनियर अंबेडकर। मैं आपसे खुल के बोलता हूं, ये चीज मैंने भी महसूस करी, मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। अब दोस्तों, अगर यूपी आप किनारे भी कर दीजिए तो एक बात हमें स्वीकार करनी होगी कि इस मुल्क में जो शेड्यूल कास्ट, ये जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, इसके बिना आप चुनाव जीत नहीं सकते बहुत से राज्यों में, कई राज्यों में। और ये भी फैक्ट है कि आकाश आनंद जिस तरह से इमर्ज कर रहे थे, लोग उनको जूनियर अंबेडकर मानने लगे, और जिस तरह से रैली आ रही थी, जो इस लड़के का फ्लो था भाषण का, वो काशीराम में भी वो तेवर नहीं थे, वो मायावती में भी तेवर नहीं थे जो तेवर इस लड़के में थे। तो इसकी जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, और अचानक इसी को किनारे कर दिया, जो भी वजह हो, घर की कले हो। लोग ऐसा कहते हैं कि बहन जी ने कहीं ना कहीं पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इट्स एंड ऑफ द रोड,
फॉर बहुजन समाज पार्टी, फॉर मायावती। और क्या आकाश आनंद अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे? क्या आकाश आनंद को अब राहुल गांधी गले लगाएंगे? क्या आकाश आनंद को अब अखिलेश और राहुल या कोई इस तरह का धड़ा साथ मिलेगा? या आकाश आनंद पार्टी बनाकर कांग्रेस के साथ आएंगे? इसका इम्पैक्ट यूपी में नहीं होगा, सिर्फ दिल्ली है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। सवाल इस बात का है कि अब होने क्या जा रहा है। दोस्तों, जो आज के गेस्ट हैं वो प्रोफेसर रविकांत हैं और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको अंदर तक समझते हैं, जानते हैं। काशीराम, क्योंकि आज बात बहुजन समाज पार्टी की हो रही है, काशीराम के साथ भी प्रोफेसर रविकांत रहे, मायावती को भी देख रहे हैं, खुलकर बोलते हैं, निडर बोलते हैं। आज इनको सुनिए, क्योंकि मामला जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, मामला सियासत का है और एक बड़ी उथल पुथल इस देश के निर्णायक दलित वोट बैंक में होने जा रही है। डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल है मेरा वो ये है कि जिस तरह से मायावती ने अपने सगे भतीजे को घर से बाहर निकाल दिया, कोठी से बाहर कर दिया, बंगले से, और फिर पार्टी से भी निकाल दिया, बहू को भी निकाल दिया, बहू के बाप को भी निकाल दिया, और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि उनकी दुकान ही अब बंद हो गई है। पूरी तरह से मायावती बहुत चिड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि जिस आकाश को वो अपनी कुर्सी देना चाह रही थी, उसी आकाश को उन्होंने पताल में भेज दिया? क्या ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है? और मायावती को ये गलती जो है, आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का चैप्टर ही ना क्लोज कर दें आकाश। क्या आपको लगता है बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ मायावती ऑफ हर कैरियर? देखिए, आपने मायावती और बीएसपी को बहुत कवर किया है। मायावती के कैरियर का एक बहुत बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है उनके जीवन का, उसके आप साक्षी रहे हैं जिस समय उन पर हमला हुआ था जी। आज आपने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट से मेरी 100% सहमति है कि मायावती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर किया, सबसे बड़ा मिस्टेक है पूरे राजनीतिक करियर का। वैसे तो आज की तारीख में मायावती के अलावा कोई भी बीएसपी का फाउंडर मेंबर पार्टी में नहीं है। एक एक करके मायावती ने सारे लोगों को बाहर कर दिया। एक शख्स जो उसी परिवार से निकल करके आया और खुद मायावती ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और उसकी जो छवि बनी बहुत तेजी से, एक ऐसे उभरते नेता की छवि, एक ऐसे नौजवान की छवि कि जिसके भीतर अंबेडकराइट सोच, जो लंदन से पढ़ के आया, जो मैनेजमेंट को भी समझता है, जो पार्टी को भी जान रहा है, और उससे बढ़कर जिसे अपने कार्यकर्ताओं से लगाव है, जो बहुजन समाज के प्रति बेहद संवेदनशील है। और उसके उदाहरण वो भाषण है। लोकसभा चुनाव के दौरान दीपक जी जो भाषण दिए थे आकाश आनंद ने, यहां तक कहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तालिबानी सरकार है, यह आतंकवादी सरकार है। और वहीं से करीब करीब आकाश आनंद का रास्ता रुकने लगा था। तो पहले अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, और फिर इस बार तो उन्होंने पार्टी से ही बेदखल कर दिया। आकाश आनंद को हटाना आज की तारीख में मुझे लगता है कि बीएसपी के ताबूत में ये आखिरी कील ठुक गई है। अभी तक तो लोग सोच रहे थे कि आकाश आनंद पार्टी को आगे ले जाएंगे। परिवारवाद इस देश की, हम मानते हैं कि बुनियाद में है, वो हर पार्टी में आपको मिलेगा। वो लोकतंत्र के लिए कमजोरी है, लेकिन इस देश के लोगों की यह विशेषता है कि वो देखने लगते हैं कि साहब मायावती का भतीजा है और उसमें ये कैलिबर है, वो इस तरह से बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, वो पार्टी पर सवाल कर रहा है कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है और पार्टी में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। तो लोग उसकी तरफ मुड़े, लोग उम्मीद देखने लगे थे। लेकिन आज पूरे तरीके से मायावती ने उन उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया है। ये आकाश आनंद को करियर नहीं खत्म किया है मायावती ने, बीएसपी की समूचे उम्मीदों को खत्म कर दिया है और उस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जी, ये बताइए, कुछ लोग, मेरी बात हो रही थी बसपा के काडर से, बहुत मायूसी का आलम है, काडर मायूस है पूरी तरह से, युवा पूरे मायूस हैं। एक सज्जन जो बड़े नेता हैं, उनका ये कहना था
कि दरअसल आकाश की गलती ये थी कि आकाश बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते थे और मायावती बसपा को हराना चाहती थी। इस वजह से ये मतभेद थे और कहीं ना कहीं इस सारे खेल के पीछे अमित शाह की लॉबी और मोदी जी की लॉबी और जिस तरह से मायावती को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही थी ईडी और सीबीआई के नाम पे, कहीं ना कहीं मायावती प्रेशर में थी और ये प्रेशर तब से था जब से ललकार रहे थे मंच से मोदी को और अमित शाह को, आकाश आनंद। क्या आपको लगता है कि अंडर प्रेशर होके मायावती ने अपने ही भतीजे को अपने ही घर से बाहर कर दिया? दीपक जी, इसमें दो चीजें हुई हैं। प्रेशर तो है ही उनके पास, ईडी सीबीआई से लेकर के और उनको जान से मारने तक का प्रेशर। डराया जा रहा है मायावती को। मायावती आज विक्टिम है, सच्चाई ये है। मोदी और शाह ने जिस तरीके से जो पूरा पेशबंदी की है उनके इर्द गिर्द, कि मायावती को ये एहसास ही ना हो कि उनकी ताकत क्या है। मायावती को मरने का डर दिखाया जाए, और वो घटना जिसके आप गवाह हैं जी, वो घटना उनके जीवन में घटी थी, गेस्ट हाउस कांड जी। और उसका बड़ा प्रमाण यह है कि तब से उन्होंने साड़ी पहनना बंद कर दिया। एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं वो डर है। अब वो डर आप बार बार दिखाया जाता है, तो उस वजह से भी। और आकाश आनंद कहीं पार्टी न तोड़ दे, आकाश आनंद कहीं पार्टी को आगे लेकर के न चले जाए, मायावती की साख कहीं कमजोर ना हो जाए, क्योंकि वो तो सड़क पर नहीं आ रही है, वो तो अपने समाज की बात नहीं कर रही है। तो आकाश आनंद में लोग जो उम्मीदें देख रहे थे, और आकाश आनंद चाहते थे कि पार्टी इमर्ज करे, पार्टी लोगों के बीच में जाए। आकाश आनंद की ख्वाहिश थी कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। वो अपने भाषणों में क्या कह रहे थे, वो क्या चाह रहे थे कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो आज सत्ता में है उन्हें फायदा है कि बीएसपी कमजोर हो। बीएसपी कमजोर होगी तो जो दलित वोट है वो बीजेपी की तरफ जाएगा मुखौटे दिखा करके, और उनको अपने साथ जोड़ना होगा। तो बीएसपी के बिना पर बीजेपी फल फूल रही है, तो ऑब्वियस है कि बीएसपी जितनी कमजोर होगी उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। ये नहीं चाहते थे आकाश आनंद, इसलिए कह रहे थे कि नहीं साहब, हमें तो इनको रोकना है। ये ऐसी सरकार जो बुलडोजर चलाती है, ये ऐसी सरकार जो बहन बेटियों को उत्पीड़न होने देती है, ये ऐसी सरकार जो राशन की लाइन में लगा करके अब तारीफ कर रहे हैं। तो कहा जो भी राशन दे झोला मुंह पर मांगो, मुंह पर मार दो झोला, हमें नहीं चाहिए राशन। वो कांशीराम के एग्रेशन की झलक दिख रही थी। डॉक्टर अंबेडकर के जो वैचारिकी है उसकी समझ दिख रही है आकाश आनंद में। तो ये जो नौजवान लड़का है कहीं आगे न चला जाए, पार्टी को टेक ओवर न कर ले, ये कहीं पार्टी को मेन स्ट्रीम में लेकर के न चला जाए, इसलिए उसको ही हटा दो जी। तो आकाश आनंद को इसलिए भी हटाया गया। क्या आपको लगता है कि मायावती डिक्टेटर हैं और कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी हैं, असुरक्षित की भावना है उनमें, और इसलिए उनको लगता था कि भाई भतीजा कामयाब हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, काडर उसको फॉलो कर रहा है, बढ़िया भाषण देता है, चैलेंज थ्रो करता है मोदी को, योगी को। क्या मायावती कहीं ना कहीं एक इनसिक्योर फील कर रही थी कि कहीं ये जो लड़का है या इसकी जो वाइफ है या फिर ससुर है, पूरा का पूरा ये जो उनका परिवार है वो टेक ओवर ना कर ले? क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ आकाश आनंद को निकाला है, आकाश आनंद से पहले उनके ससुर साहब को निकाल दिया पार्टी से। दीपक जी, इतिहास खुद को दोहराता है, और मायावती ने जो किया, कांशीराम जी के साथ जितने लोग थे एक एक करके सबको बाहर पहुंचा दिया। और इस पार्टी में कोई आपको महिला दिखाई पड़ती है क्या? आप कोई किसी मायावती के अलावा किसी महिला का नाम आप बता दीजिए, याद करके बता दीजिए। बड़ी बात की कोई अगर नाम आपको याद आ रहा हो। नहीं याद आ रहा, है ही नहीं, कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये वो पार्टी है, वो संगठन से निकली है जिसमें महिलाओं का सुरक्षा दस्ता हुआ करता था। कांशीराम जी को सुरक्षा देने वाली महिलाएं होती थी, लाठी लेकर के तैयार रहती थी। ये वो पार्टी है, लेकिन साहब एक भी महिला नहीं है। तो यहां पर आकाश आनंद की पत्नी, ऑब्वियस है कि हर पत्नी चाहती है कि उसका पति आगे जाए, पार्टी को आगे बढ़ाए, और पार्टी आगे बढ़ती तो बहन जी प्रधानमंत्री होती। ये उनके परिवार की अगर ख्वाहिश थी तो क्या बुरा था?
और जो ससुर उनके हैं, अगर वो दामाद को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुराई है। इसमें अगर इनसिक्योर हो जाए बहन जी, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और विसंगति नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी ताकत को जानती ही नहीं है। मायावती कितनी भी कमजोर हो जाए, मायावती से लोग असहमत हो जाए, लेकिन मायावती की रिस्पेक्ट उस समाज में आज भी बनी है, बनी रहेगी। जी मायावती से असहमति हो सकती है, लेकिन सम्मान उनका कम। अगर ये ठीक आपको है। लग रहा है, और जो आपने फैसले किए तब से लेकर के अब तक, वो दिखाते हैं कि वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, अब आप मायावती को तानाशाह कहें, सुप्रीमो कहें, जो भी नाम देना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि वहां फैसले लेने में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, सुनी भी नहीं जाती है किसी की। कल आकाश आनंद ने ट्वीट कर दिया कि हमारी लड़ाई संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इस पे क्या है, क्या दिक्कत है इसमें? वो सही कह रहा है ना लड़का कि संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम बहन जी के नेतृत्व में काम करेंगे, जो भी हमको आदेश मिलेगा। तो आपको वो अंतिम पंक्तियां खल गई के साथ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो अगर इन्हीं शब्दों से आपको तकलीफ है तो आपको क्या कहा जाएगा? जी डॉक्टर साहब, आप तो काशीराम के साथ रहे, काशीराम के जो किचन कैबिनेट थी, जो उनके सलाहकार थे, उन सबके साथ आपका उठना बैठना था। डॉक्टर साहब, मायावती और काशीराम में आपको क्या फर्क लगता है? क्योंकि मायावती को जब आप देखते हैं और जब काशीराम आपको याद आते हैं, इनमें बुनियादी फर्क आपको क्या लगता है? काशीराम जो थे काडर की इज्जत करते थे, काडर के साथ मिक्स होते थे। मायावती काडर के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिक्स नहीं होती। देखिए, कांशीराम जी में भी वो बात थी कि जो वो समझते थे वो सबको आदेश देते थे, ये प्रवृत्ति उनमें भी थी, लेकिन किससे क्या काम लेना है ये वो जानते थे। कोई पार्टी से बाहर नहीं जा सकता है, जिसकी जो उपयोगिता है पार्टी में उससे काम लेना उन्हें बखूबी आता था। सबको एकोमोडेट करना और नेता पैदा करना सबसे बड़ी खूबी। एक रोडवेज बस के कंडक्टर को भी विधायक बनाना उन्होंने। गांव में जो नाचने वाले लोग होते हैं, लौंडा डांस जिसको कहते हैं, उस व्यक्ति को भी विधानसभा उन्होंने पहुंचाया। ये थी ताकत कांशीराम की। कैडराइजेशन करना, सफर करना, साइकिल से पैदल चलना, लोगों के बीच में जाना, लोगों को प्रभावित करना। मायावती को वो विरासत मिली। मायावती ने कांशीराम जी से सिर्फ एक चीज सीखी कि डिक्टेट करना है। आप में वो खूबी होनी चाहिए और सबको साथ लेकर के फिर डिक्टेट करना, तब अच्छा है। अगर कांशीराम जी ने नेता बनाए हैं तो मायावती ने नेता बाहर किए। कोई एक नेता पैदा किया हो, आप बता दीजिए मुझे, कोई एक नेता पैदा किया। जो कांशीराम जी ने नेता बनाए थे वो सब उन्होंने बाहर कर दिए। अब एक सतीश मिश्रा जो आए, और मुझे लगता है कि सारा खेल तो वहीं से हो रहा है। वो बराबर बने हुए हैं पार्टी में, उनको कभी कोई संकट नहीं हुआ। गुमराह करने वाले वो हैं, ऐसा लोग कहते हैं। बीएसपी के तमाम लोगों से हमने भी बात की है, वो कहते हैं केवल एक आदमी है जो गुमराह करता है और डराता है। इस बात को आकाश भी जान रहे थे। दीपक जी, असली खेल यहां है। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं तो वो कहीं बाहर ना चले जाए, इसलिए आकाश आनंद का ही पत्ता साफ हो गया। मतलब अंदर की भी राइवलरी थी, अमित शाह मोदी का भी प्रेशर था, मायावती की इनसिक्योरिटी भी थी। एक चीज बताइए भाई कि मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी, मायावती इतनी बार मुख्यमंत्री बनी, कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2012 में तो प्रधानमंत्री के ओहदे पर, कुर्सी पर भी नजर थी, और 2009 में भी लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि इस बार जब सरकार बने तो मायावती प्राइम मिनिस्टर हो जाए। लेकिन कहां अर्श कहां फर्श, और वो धीरे धीरे उनका वोट बैंक सिकुड़ता चला गया। ये जो 20% के तकरीबन वोट है मायावती के पास, जो 27-28% तक जाता है, और आप कह सकते हैं कि मायावती ने पिछले 20-25 वर्षों में उत्तर प्रदेश को डोमिनेट किया, उत्तर प्रदेश की राजनीति को। क्या आकाश के जाने के बाद, अपने उत्तराधिकारी को निकाल देने के बाद एक कंफ्यूजन है? ये जो 20% वोट है, इसका बंटवारा होगा, इस पर अखिलेश यादव की नजर होगी, राहुल गांधी की नजर होगी, अमित शाह की नजर होगी, मायावती भी इसको लेना चाहेंगी। क्या ऐसे मौके पर अगर आकाश आनंद कांग्रेस चले गए, क्योंकि मैं आज देख रहा था कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि हम आकाश आनंद का खुलकर स्वागत करते, उदित राज ने भी कहा और कई दलित लीडर्स ने कहा, अगर आकाश आनंद कांग्रेस चले गए, मान लीजिए, एक सवाल मैं कर रहा हूं, अगर वो अपनी पार्टी खुद नहीं बनाते
वो अगर कांग्रेस चले गए तो फिर मायावती के लिए लेसन क्या है, सबक क्या है, खेला खत्म? देखिए, इस लेगेसी में जगजीवन राम रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और अभी भी मैं केवल जाटों की बात कर रहा हूं जो 11% के आसपास है। अब टोटल जो दलित है जी। 21.5% है। तो जगजीवन राम की विरासत कांग्रेस के साथ है, और ये वोटर बड़े आराम से जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ। और आकाश आनंद अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है आकाश आनंद को, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जाटवों का एक बड़ा हिस्सा जिस पर अमित शाह की नजर है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये अमित शाह के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन आकाश आनंद शायद ये कदम नहीं उठाएंगे। अपनी पार्टी बना सकते हैं आकाश आनंद? आप बना सकते हैं, मुझे तो ये लगता है कि बनाना चाहिए उनको। पहले सामाजिक संगठन खड़ा करना चाहिए जैसे चंद्रशेखर ने किया था। अगर आकाश आनंद कोई संगठन नहीं खड़ा करते हैं तो ये वोटर चंद्रशेखर के साथ चला जाएगा, जो जाटो वोटर है खास करके। तो इस पर नजर सिर्फ अमित शाह की नहीं है, चंद्रशेखर की भी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ वो शिफ्ट कर सकता है अगर आकाश आनंद वहां चले जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक संगठन खड़ा कर सकते हैं और आगे चल के कांग्रेस के साथ तालमेल कर सकते हैं। बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे आकाश आनंद, जो समझ है। ठीक है, हो सकता है कांग्रेस के साथ तालमेल कर लें या अलग पार्टी बना ले। एक चीज डॉक्टर साहब, आपने इतने करीब से बहन जी को देखा है, मायावती को देखा है। लोग कहते हैं कि उनका जहां भी बंगला होता है ऊंची ऊंची दीवार होती है, 20-20 फुट की दीवार होती है, कार्यकर्ता मिल नहीं सकता, अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। मायावती उस ऊंची दीवार वाले किला नुमे बंगले से बाहर नहीं निकलती हैं, और बहुत कम जो है पब्लिक अपीयरेंस करती हैं, रैलीज नहीं करती हैं। तो मायावती का जो लाइफ स्टाइल है, आपको लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से उन्होंने अपने को किलों में कैद कर लिया, वहीं से बसपा को बहुत नुकसान हुआ, और बुरे दिन आ गए बसपा के। आज एक भी सांसद नहीं है, नाम मात्र के लिए सिर्फ एक विधायक है, वो भी विधानसभा नहीं आते। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मायावती ने जो कंस्ट्रक्शन किया लखनऊ में, या जो उन्होंने अपने घर बनाए, ये दलितों के लिए गौरव के क्षण है। वो जब देखते हैं, लखनऊ आते हैं, तो उनको गौरव फील होता है। लेकिन उस दरवाजे से बेरंग लौट जाना, मायावती को देख भी नहीं पाना, बात तो छोड़ दीजिए, तो उतनी ही उनको निराशा होती है। मैं ये कभी नहीं मानता कि उनके बड़े बड़े जो घर हैं उससे दलितों को कोई उनका मोरल बूस्ट होता है, उनको लगता है कि ये ताकत हमें मिल सकती है। लेकिन उनकी उदासी, उनकी निराशा तब होती है जब मायावती ने लोगों से मिलना ही बंद कर दिया। ट्विटर से राजनीति नहीं होगी, निष्क्रिय होकर के राजनीति अब नहीं हो सकती है। राजनीति उसी की होगी जो लोगों के तकलीफ में खड़ा होगा, लोगों के साथ खड़ा होगा, सड़क पर न सही, लेकिन लोगों के साथ आपको आना पड़ेगा, दूसरे ढंग से ही सही। जरूरी नहीं है कि आप कार से भी चल सकते हैं, पैदल चलने की जरूरत नहीं है। और मायावती तो वो है कि अगर आज भी निकल जाएं तो जैसे हाथी निकलता है, उनका जो सिंबल है, और ये सिंबल डॉक्टर अंबेडकर लेकर गए थे अमेरिका से, रिपब्लिकन पार्टी का ये सिंबल, तो वो सिंबल जैसे झूम के चलता है वैसे ही मायावती का कारवां। लेकिन अगर आप उन घरों में कैद हो गए हैं तो उन्हें फिर वो मूर्ति लगती है कि मायावती तो मूर्ति की तरह है, इनको हम केवल बाहर से उनके फोटो देख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इससे काम आज नहीं चलेगा, क्योंकि आज हस्तक्षेप की, मेरठ में क्या हुआ अभी 2 दिन पहले, मथुरा में क्या हुआ अभी 2 दिन पहले, अगर उन मुद्दों पर भी आपकी खामोशी है तो फिर दलित अब उसका इंतजार नहीं करेगा। आकाश आनंद हो, चंद्रशेखर हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जो भी उनके साथ खड़ा होगा उनका विश्वास वहां जाग सकता है। क्या आपको डॉक्टर साहब लगता है कि मायावती जो एक टाइम पर बहुत ही निर्भीक और निडर थी, खुलकर बोलती थी, क्या अमित शाह ने या मोदी ने सीबीआई का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा के, एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल आप किसको कह सकते हैं, मायावती को डरा रखा है और वो डर गई कहीं ना कहीं, और एक डर अभी तक है उनको, खासकर 2014 के बाद से? अब तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि उनको डराया भी जा रहा है और गुमराह भी किया जा रहा है, दोनों ही चीजें हैं। और ये डर सीबीआई ईडी का भले ही ना हो,
क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये किसी भी सत्ता में ताकत है कि मायावती के दरवाजे पर भी किसी इंस्पेक्टर को भेज दे। और अगर ये भी वो ताकत भूल गई है तब तो फिर बहुत मुश्किल है। मायावती को जो डराया जा रहा है कि साहब पता नहीं कौन आपको मार देगा, आपके दुश्मन बहुत हैं, तो ये राजनीति है। और किसको हमेशा जिंदा रहना है? सबको मरना है। अगर मैं मरने का डर या कोई भी कि हम मर जाएंगे, इससे नहीं होता है। लोग आप में क्या देखना चाहते हैं, वो सामने देखना चाहते हैं। तो डरा करके और गुमराह करके ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती को खामोश किया गया है। मायावती केवल चुनाव के समय थोड़ा सक्रिय होती है और फिर जो कई बार लगता है कि जो डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से काम करती है। ये उस समाज के लिए सबसे बड़ा संकट है आज की तारीख में कि जिसको आज सबसे ज्यादा जरूरत है, वही मायावती आज सबसे ज्यादा खामोश है। जी, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि मायावती ने पहले अपने भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी, फिर जब वो मोदी जी और शाह साहब की आलोचना करने लगे तो वो कुर्सी उनसे छीन ली आकाश से, और 2 महीने बाद फिर कुर्सी उनको दे दी, और फिर कुछ महीने बाद फिर हटा दिया उनको, और आज पार्टी से ही निकाल दिया। तो क्या मायावती की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें स्थिरता नहीं है? आज कुछ सोचा, कल कुछ सोचा, या फिर वो कंफ्यूज्ड हैं, या कहीं ना कहीं प्रेशर में है? क्या लगता है इस तरह के ऊट-पटांग के फैसले क्यों ले रही? निकालना था तो पहले ही निकाल देती। निकाला बनाया, निकाला बनाया। वो दरअसल ये चाहती हैं कि जैसा हम चाहें वैसा हो। आकाश आनंद खामोश रहें, जब तक हम नहीं कहें तब तक ना बोलें, जो हम चाहें वो बोलें। तो ये तो नहीं हो सकता। वो नौजवान है, उसके भीतर कठपुतली ऊर्जा नहीं। है, वो कठपुतली नहीं बन सकता ना कि आप जो चाहेंगे। कल भी जो ट्वीट किया आकाश आनंद ने, तो वो भी खल गया कि साहब हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनके सामने ये चैलेंजिंग है कि साहब कोई ऑफ कर दे, उनके सामने कोई जवान खोल दे, ये नहीं संभव है। तो जब आप ऐसा कल्चर बना लेते हैं तब फिर व्यक्ति अकेला रह जाता है। और इसलिए मैंने कहा कि आज एक भी बीएसपी का फाउंडर मेंबर बीएसपी में नहीं है, नहीं, सिवाय मायावती के। मायावती का आज जितने भी पुराने साथी थे मायावती के, एक एक करके बारी बारी से पार्टी से बाहर होते चले गए, और आखिरकार मायावती ने अपने सगे भतीजे को, जिनको उत्तराधिकारी बताया था कि ये कमान संभालेंगे पार्टी, उनको भी आज बाहर कर दिया। एक बड़ी बात और कही कि डॉक्टर साहब ने कि ये ब्लंडर है, ये सबसे बड़ी मायावती गलती कर गई, और अब बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एंड ऑफ द रोड है, चैप्टर क्लोज हो सकता है, क्योंकि आशंका व्यक्त की है डॉक्टर साहब ने कि आकाश अपनी पार्टी बना सकते हैं या फिर कांग्रेस के साथ तालमेल कर सकते हैं। जो भी है, कहीं ना कहीं मायावती से एक सबसे बड़ी गलती हो गई, और आकाश को जिस तरह से उन्होंने पाताल में भेजा, कहीं ना कहीं ये मायावती पे बाउंस बैक कर सकता है। एक ब्लंडर है ये, जिसकी अब भरपाई होना मुश्किल है। एंड ऑफ द रोड या चैप्टर क्लोज की बात करें, यानी दी एंड कह रहे हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।